मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मैं सुबह से उनके आने की तैयारी में लगी हुई थी। उनके लिए इतना कुछ बनवाया, लेकिन उन्हें तो किसी चीज का एहसास ही नहीं है। वो हमेशा वही करते हैं जो कि उनका दिल करता है। अब मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह नहीं कहते और ना ही इस तरह सोचते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम उसे देखने होते हैं। अचानक से कोई काम आ गया होगा, इसलिए वो नहीं आ पाया। अब तुम बच्ची तो नहीं रही, बड़ी हो गई हो और इन चीजों को समझना सीखो और इस तरह से छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हरम बेगम अपनी इकलौती और लाडली बेटी चांदनी को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो सुबह से अरहाम के आने का इंतजार कर रही थी और उसके लिए कितनी ही तैयारियां की थी। लेकिन अचानक ही शाम को उसका फोन आया था कि किसी काम की वजह से वो आज हवेली नहीं आ सकता। जब से चांदनी ये बात सुननी थी, ना तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार थी और ना ही उसने खाना खाया था। वो तब से अपने कमरे में बंद थी। हरम बेगम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। चांदनी ऐसी ही थी। उसका सारा बचपन अरहाम के साथ गुजरा था। हवेली में सबसे ज्यादा अरहाम से ही वो अटैच थी। यही वजह थी कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी वो दिल पर ले लेती थी। अच्छा, चलो उठो, खाना तो खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? तुमने इतने प्यार से इतना कुछ बनवाया था। अम्मा साई, मुझे कुछ नहीं खाना। जिनके लिए बनवाया था ना, वो तो आए ही नहीं। और अब जब आएंगे तो मैं ना तो उनसे बात करूंगी और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगी उन्हें। उनके लिए बस अपना काम ही जरूरी है। उन्हें एक बार फिर मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कितने दिनों से उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। शहर जाकर वो मुझे भूल गए हैं। अब मैं उनके लिए इतनी अहम रही ही नहीं हूँ जितनी पहले होती थी। वो बदल गए हैं। ऐसी बात नहीं है चांदनी, तुम आज भी उनके लिए उतनी ही अहम हो। इसीलिए तो तुम्हारे एक बार कहने पर अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। चलो, जब वो सुबह आएगा तो उसके साथ जितना मर्जी लड़ लेना, लेकिन अब तो उठकर खाना खा लो। अम्मा साई, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। हरम बेगम जानती थी कि वो शदीद नाराज है और किसी की नहीं मानेगी, इसलिए वो भी खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उनके जाते ही चांदनी दोबारा से बिस्तर पर चेहरा छुपा कर रोने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अरे मेरा शेर, आ गए तुम? हमें तो लगा था कि तुम 2 दिन बाद आने वाले हो। जी, काम तो 2 दिन का ही था, लेकिन कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैं रात को ही वहां से चल पड़ा था, ये सोचकर कि सुबह नाश्ते की टेबल पर आप सब लोगों को सरप्राइज होगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अरहाम रात को ही हवेली आ गया था और सुबह नाश्ते की टेबल पर सबसे पहले अपने दादा के साथ बैठकर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। फूफो जान, ये चांदनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरहाम ने देखा कि खाने की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय चांदनी के। वो बेटा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे जगाया ही नहीं। हरम बेगम ने उसे असल बात सबके सामने नहीं बताई थी और वो सबके सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि वो अरहाम के कल ना आने की वजह से नाराज है, क्योंकि पहले ही वो इनकी छोटी भाभी इशरत बेगम छोटी छोटी बातों पर चांदनी और हरम बेगम को नीचा दिखाने का, बुरा भला कहने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसीलिए उनकी मौजूदगी में वो ये बात कहकर मजीद अपनी बेटी के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। अरे फूफोजान, क्या हुआ इसे? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी तबीयत है उसकी? आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, पहले से काफी बेहतर है, बस हल्का सा बुखार हो गया था। मैंने रात को दवाई दे दी थी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तुम फिक्र मत करो और आराम से बैठकर नाश्ता करो। चांदनी की तबीयत का सुनकर अरहाम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। जब ही हरम बेगम ने उसे दोबारा बैठकर सुकून से नाश्ता करने का कहा। फूफो जान, मैं नाश्ता कर लूंगा, पहले मैं जरा चांदनी को देखा हूं। कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और वो अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। अरहाम खामोशी से जाकर उसके बेड पर उसके करीब ही बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा, जो सोते हुए और भी मासूम लगती थी। अरहाम ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करने की कोशिश की। जब अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस करके चांदनी ने फौरन से आंखें खोल दी। अपने सामने वो अरहाम को देखकर काफी परेशान थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो यार। जरूर तुमने दोबारा से कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी जिसकी वजह से तबीयत खराब हुई है। मैं ठीक हूँ। चांदनी फौरन उठकर बैठ गई थी। हाँ, तुम कितनी ठीक हो पुप्पो जान ने मुझे बता दिया है। और अब तो तुम्हें बुखार भी नहीं है, तो फिर नाश्ते पर क्यों नहीं आई? चलो उठो जल्दी से, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोनों साथ जाकर नाश्ता करेंगे। अरहाम बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया था। चांदनी, जो रात उसके ना आने की वजह से उससे काफी नाराज थी, अब अचानक उसे अपने सामने देख उसकी सारी नाराजगी जैसे खत्म हो गई थी। लेकिन इतनी जल्दी अपनी नाराजगी वो खत्म करने वाली नहीं थी। मैं आपसे नाराज हूँ। कल पूरा दिन मैं आपका इंतजार करती रही। मैंने कितनी तैयारी की थी, बुआ से कहकर आपकी पसंद की हर चीज बनवाई थी, लेकिन आप तो आए ही नहीं। आपके लिए आपका काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? आप बदल गए हैं। आप पहले वाले अरहाम नहीं रहे हैं। ओ, अच्छा, तो ये बात है। तो क्या नाराजगी खत्म नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सॉरी, तुम्हें पता है ना, मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। बस अचानक से एक बहुत जरूरी काम आ गया था। आज माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे, मेरी पसंद की बहुत सारी चीजें भी लेकर देंगे, और मुझे बाहर खाना भी खिलाएंगे। चांदनी अपने चेहरे पर हाथ रख के सोच सोच कर उसे अपनी शर्तें बता रही थी, जबकि अरहाम तो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। और पहले ही जानता था कि चांदनी की शर्तें ऐसी ही होंगी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। चांदनी जी, क्या अब मुझे माफी मिल सकती है? जी माफ किया, आप भी क्या याद करेंगे? चांदनी की ये बात सुनकर अरहाम खुलकर मुस्कुराया था। अब आप हंस क्यों रहे हैं? वैसे ही अच्छा, चलो अब नाराजगी खत्म हो गई है, तो चलकर नाश्ता करें। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। रात को भी मैं लेट घर पहुंचा था, तो मैंने रात को भी कुछ भी नहीं खाया। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको भूख लगी है? चले, नीचे चलते हैं। अपने लिए चांदनी की फिक्र देख अरहाम फिर से मुस्कुराया था। वो जानता था कि चांदनी कभी भी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। रात के खाने से फारिग होकर सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। उसकी वजह ये थी कि दादा जान ने सबको यहाँ आने के लिए कहा था। खैरियत तो है ना बाबा जान? आपने इस तरह अचानक से सब लोग को इकट्ठा किया? सबसे पहले मुराद साहिब ने ही पूछा था। हाँ, खैरियत ही है। बल्कि यूं समझो कि मैंने सब लोगों को एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर सुनाने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। खुशी की खबर? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। हाँ भाई, तुम लोग भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। बाबा जान, अगर ऐसी ही बात है तो फिर बताएं, देर किस बात की है? सब लोग आ चुके हैं। हाँ, जरूर। एक काम में देर कैसी? अरे हाँ बेटा, तुम जरा यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी दादा जान। अरहाब अपनी जगह से उठकर अपने दादा जान के पास जाकर बैठ गया था। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस इलाके की सरदारी कई नस्लों से हमारे खानदान ही करता आ रहा है। ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। और अब जबकि मेरा पोता जवान हो गया है और इस काबिल हो गया है कि वो सब कुछ संभाल सके, तो मैं ये सब कुछ अपने पोते को सौंपना चाहता हूँ। कि अब मैं क्योंकि मैं अब पूरा हो चुका हूँ, इसीलिए इस इलाके की सरदारी में मैं अपने पोते अरहाम को सौंपना चाहता हूँ। मैंने इलाके के लोगों से भी इस बारे में बात की है। सब लोग इस बात पर बेहद खुश हैं कि इनका नया सरदार अरहाम होगा। दादा जान की बात सुनकर जहाँ बहुत सारे लोग खुश थे, वहीं कुछ लोगों के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन दादा जान, आपके होते हुए भला अरहाम ये सब कुछ कैसे संभाल सकता है? आप हैं ना, आप संभाल रहे हैं, तो फिर इस सब की क्या ही जरूरत है? जी बाबा जान, अरहाम बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब आप सब कुछ देख रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है? और वैसे भी अरहाम का शहर में अपना कारोबार है। वो संभालेगा या फिर यहाँ के मामला देखेगा? मुराद साहब से भी जब रहा ना गया, तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। मुराद, मुझे तुम्हारे मशवरे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर ये मैंने फैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे बाद कोई इस इलाके की सरदारी संभालने के काबिल है, तो वो है अरहाम। अरहाम, क्या तुम अपने दादा की ख्वाहिश के लिए उनका फैसला कबूल नहीं करोगे? दादा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आज से पहले मैंने कभी आपके किसी फैसले से इनकार किया है? आपका जो भी फैसला होगा
मुझे मंजूर है। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपकी मौजूदगी में कैसे ये सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो बस फिर तय हो गया। आज से ठीक 2 दिन बाद हम अपने पूरे इलाके के सामने अपने बड़े पोते अरहाम को ये सरदारी सौंप देंगे। अरहाम, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेंगे। जी दादा जान, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। बहुत बहुत मुबारक हो अरहाम। 2 दिन बाद तुम हमारे नए सरदार जो बनने वाले हो। मुराद साहब ने खड़े होकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अरहाम को मुबारकबाद दी थी। अरे चाचू, कैसी बातें कर रहे हैं? सरदार तो मैं बाकी लोगों के लिए हूंगा ना। आपके लिए तो मैं वही अरहाम ही हूँ। अरहाम ने भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया था और मुबारकबाद वसूल की थी। थोड़ी देर मजीद इसी तरह गुफ्तगू होने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए थे। सरदार सिराज के 2 बेटे थे। बड़े बेटे फराज अहमद, जबकि छोटे बेटे मुराद अहमद। फराज अहमद का एक ही बेटा था अरहाम, और मुराद अहमद का भी एक ही बेटा था काशिफ। 2 बेटों के अलावा सिराज साहब की एक बेटी भी थी, हरम, जिसकी शादी उन्होंने हरम की मर्जी से ही की थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो उनकी ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, और सरदार सिराज अहमद ने अपनी इकलौती बेटी और अपनी नवासी को सीने से लगा लिया। उनके बड़े बेटे फराज और उनकी बेगम को तो हरम बेगम और चांदनी के इस घर में रहने से कोई मसला नहीं था। वो दोनों इस घर का फर्द ही समझते थे। लेकिन छोटे बेटे मुराद और उनकी बेगम, उन्हें इस बात पर काफी इतराज थे। लेकिन सिराज अहमद के सामने किसी की भी नहीं चलती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता था। सिराज अहमद ने अपनी सरदारी अपने बड़े बेटे फराज अहमद को सौंपी थी, क्योंकि वो बहुत ही तहम्मुल मिजाज किस्म के और सोच समझकर फैसला करने वाले इंसान थे। लेकिन फिर कुछ साल पहले उनकी अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त अरहाम छोटा था, इसलिए सिराज अहमद ने अपने इलाके की सरदारी दोबारा से खुद संभाल ली, क्योंकि इन्हें अपने छोटे बेटे सिर्फ मुराद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो आगे से उनका बेटा काशिफ, वो भी अपने बाप पर ही गया था। दौलत के नशे में रहने वाले बिना कहा इंसाफ की बात करते हैं। काशिफ भी अपने बाप मुराद की तरह बिगड़ा हुआ और खुदगर्जी था। यही वजह थी कि सिराज अहमद ने इस इलाके की सरदारी अरहाम को सौंपने का फैसला किया था, क्योंकि अरहाम बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और नरम दिल था और हर चीज को संभालने वाला था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वही हुआ ना जिसका डर था। आपके बाप ने पहले भी आपके साथ नाइंसाफी की थी, आपका हक मारा था, और अब अपने लाडले पोते को सरदारी सौंप कर हमारे बेटे का हक मार रहे हैं। और मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती, वहां कुछ क्यों नहीं बोल सकते? अपने लिए तो आप नहीं बोले, कम से कम अपने बेटे के हक के लिए तो बोलते। खामोशी से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, ऊपर से अपने लाडले भतीजे को मुबारकबाद दे दी। क्या कहने मुराद साहब आपके। आप भी सारी जिंदगी मेरे इस घर की मुलाजमा बनकर गुजार दी, अब मेरा बेटा भी उनका मुलाजिम बनकर आएगा। इशरत बेगम का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो जब से कमरे में आई थी इसी तरह अपने शौहर को बातें सुना रही थी। बस भी कर दो इशरत, क्या करता मैं? हाँ, अपने बाप के साथ लड़ता? बताओ मुझे। हाँ, लड़ते, अपने बेटे के हक के लिए लड़ते, आवाज उठाते। हाँ, तुम तो जैसे मानती हो ना, बाबा जान को कभी अपना फैसला नहीं बदलते। अगर मैं उनसे इस बात पर बहस करता, लड़ता झगड़ता, सरदारी मिलना तो दूर की बात है, बल्कि वो हमें इस हवेली से भी उठाकर बाहर फेंक देते। और तुम्हारे बेटे ने कौन से अच्छे कारनामे किए हैं आज तक जो उसकी खातिर मैं अपने बाप से लड़ता? कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि उसकी अच्छी तरबियत करो, बाबा जान की नजरों में मैं उसे अच्छा बना, ताकि कल को बाबा साईं खुद ब खुद सरदारी उसे सौंप दे। लेकिन नहीं, तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती, और ना ही तुम्हारे इस नकम्मे और आवारा बेटे ने मेरी कोई बात मानी है। अब हमारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी के साथ बाबा जान के इस फैसले को कबूल कर ले। इसी में हमारा फायदा है। खामोशी से जिस तरह पहले इस घर में रहते रहे हैं, इसी तरह रहें। वैसे भी इस घर में आखिर को किस चीज की कमी है? शुरू से तुम अपनी मर्जी करते आई हो, भाभी ने कभी तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाया, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? सुकून से रहो, ऐश करो। मुराद साहब, आप क्यों भूल जाते हैं? पहले की बात और थी, हर औरत आपकी भाभी जैसी नहीं होती। अब कल को अगर अरहाम की शादी हो गई
और उसकी बीवी ने आते घर पर अपना कब्जा जमा लिया, तो फिर हमारी हैसियत यहाँ क्या रह जाएगी? वो तो हमें इस घर का मुलाजिम बनाकर रख देंगे। इशरत बेगम, जो कि अभी हुआ नहीं, उसके बारे में सोचकर ना तो अपना दिमाग खराब करें और ना ही मेरा। अभी जो हो रहा है ना, होने दें। बाकी बात का बाद में देखेंगे। आप ऐसा होने दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। पहले भी आपके बाप ने अपने बड़े बेटे को सरदारी सौंपकर हमारा हक मारा था, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने बेटे के हक के लिए मैं लड़ूंगी, और मुझे जिस भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी, लेकिन इस अरहाम को तो कभी भी यहाँ का सरदार नहीं बनने दूंगी। मुराद अहमद ने सिर उठाकर अपनी बेगम को देखा था, जाने क्या सोच रही थी। तुम्हें जो भी करना है ना, तुम करो, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिसकी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। मुराद का गुस्सा देखा तो इशरत बेगम पहले तो डर गई थी, लेकिन फिर अपने डर को संभालते हुए बोली, अरे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? मैं पक्का काम करूंगी। अब देखिएगा, ऐसे चाल चलोगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और आप खुद भी मेरी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। मुराद अहमद एक नजर अपनी बीवी को देखकर कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे इशरत बेगम ने अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर दिया था कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे वो अपने मकसद में भी कामयाब हो सके। आपको पता है, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप हमारे नए सरदार बन जाएंगे। इससे ज्यादा भला खुशी की बात और क्या होगी? उसके बाद आप ज्यादा हवेली में ही रहा करेंगे। तुम्हें खुशी मेरे सरदार बनने की है या फिर मेरे हवेली में रहने की? अरहम ने हैरत से चांदनी को देखा था, जो कल से इसी तरह खुश खुश थी। दोनों चीजों की खुशी है, आपके सरदार बनने की भी और इस बात की भी कि इसके बाद आप हवेली में ही रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है। जी बिल्कुल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे, और अब आप तो सरदार भी बनने वाले हैं, तो इस खुशी में अब मैं ज्यादा शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैंने वादा किया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। जितनी मर्जी चीजें खरीद लेना। चले? ठीक है, बस मैं 5 मिनट में जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। चांदनी ने खुशी खुशी अपना वो ड्रेस निकाला था जिसे सबसे ज्यादा पसंद था, और वो तैयार होने चली गई थी। ये तुम इतना बनठन कर कहाँ जा रही हो इस वक्त? ओ मामानी, मैं अरहम के साथ बाहर जा रही हूँ। चांदनी अपने कमरे से निकली जब सामने से आती इशरत बेगम ने उसे देख लिया था, और उसे सर ता पैर तक घूरते हुए पूछ रही थी, अरे, ये अरहम क्या होता है? बाई कहा करो उसे, बड़ा है तुमसे, और ये तुम क्या इतना तैयार होकर बन थन कर उसके साथ बाहर निकल जाती हो? कोई शर्म हया लिहाज तुम्हें है भी कि नहीं? या फिर अपनी माँ की तरह बेशर्म ही हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे छोड़ दिया था। पहले उसके साथ चक्कर चलाया और शादी कर ली, और बाद में भी पास आई, और फिर दोनों माँ बेटी आकर हमारे सर पर मुसल्लित हो गई। अब तुम्हारे भी चाल चलन बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही है। कल को अगले घर जाओगी तो वो भी ये सब देखकर घर वापस भेज देंगे। ममानी, आपने मुझे जो भी कहना है कहिए, लेकिन अम्मा साईं के बारे में कुछ भी मत कहिएगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? जो सच है मैं तो वही कह रही हूँ। वैसे तो ये बात तुम्हारी माँ को तुम्हें समझानी चाहिए थी, लेकिन खैर, वो तो खुद ऐसी है, तुम्हें क्या समझाएगी? तेरी बात मानो तो अपने मुस्तकबिल का सोचो। इस तरह के चाल चलन अच्छे नहीं होते, और कुछ ना सही तो कम से कम इस हवेली की इज्जत का ही ख्याल कर लो। इशरत बेगम अपनी सारी नफरत और गुस्सा चांदनी पर निकाल रही थी, और वो बस खामोशी से उनकी हर बात बर्दाश्त करती आंसू बहा रही थी। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं चची जान? आप मेरी बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका लिहाज कर जाता हूँ, वरना जिस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करती हैं उनका जवाब देना मुझे अच्छे तरीके से आता है। आज के बाद चांदनी से दूर रहेगा, और खबरदार, आपने आज के बाद चांदनी या फिर फूफो के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चांदनी। अरहम, जो बाहर काफी देर से चांदनी का इंतजार कर रहा था, जब वो ना आई तो वो खुद ही अंदर आ गया था। जब उसने देखा कि इशरत बेगम चांदनी से किस तरह बात कर रही हैं, उसने आते ही बिना कोई लिहाज किए उन्हें उनकी अहमियत बता दी थी, और चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। बड़ा आया मुझे बताने वाला कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। देखते हैं
आखिर को कब तक इसकी चलती है इस हवेली में। इशरत बेगम नफरत से कहकर अपने कमरे में चली गई थी। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। तुम्हें मैंने पहले भी कितनी बार समझाया कि चची जान की बातों को दिल पर ना लिया करो। वो तो कुछ भी कहती रहती है। अरहाम, वो मुझसे और अम्मा सही से इतनी नफरत क्यों करती है? चांदनी के सवाल पर अरहाम ने गाड़ी चलाने के साथ साथ हैरत से उसकी तरफ देखा था, जो कि अपने आंसू साफ करने के साथ साथ उससे पूछ रही थी, पागल लड़की, तुमसे किसने कह दिया कि वो तुमसे और फूफो जान से नफरत करती है? बस थोड़ी गुस्से वाली है, इसलिए किसी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और उन्हें तुम्हें डांट देती है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अरहाम, आप नहीं जानते कि वो मुझसे और अम्मा साई से नफरत करती है। मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि उनके लहजे में छुपी नफरत को महसूस न कर सकूं। वो बार बार मेरे सामने अम्मा साई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, उन्हें बुरा कहती हैं, और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चांदनी, तुम क्यों इन बातों को अपने जहन पर सवार करती हो? भूल जाओ सारी बातों को। कौन क्या कहता है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं हूं ना, अब तो वैसे भी मैं ज्यादा वक्त यही रहा करूंगा हवेली में, इसलिए तुम्हें ना तो किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी के बारे में फिक्र करने की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और जब तक मैं हूं, कोई भी फूफो जान पर और तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप मुझसे वादा करें कि आप कभी भी अम्मा साई और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। चांदनी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी हिफाजत नहीं की, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, फूफो जान को इज्जत नहीं दिलाई? ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ आपकी और दादा जान की वजह से मैं और अम्मा साई हवेली में इज्जत से रह रहे हैं, वरना इशरत ममानी और मुराद मामू तो कभी भी हमें इस हवेली में ना रहने देते। तो बस, फिर फिक्र किस बात की है? मैं और दादा साई अभी भी तुम लोगों के साथ है और हमेशा ही रहेंगे। चलो, अब अपना मूड अच्छा करो, क्योंकि हमने आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चांदनी ने भी मुस्कुराकर अरहाम की तरह देखा था, सारी बातों को भूलकर पहले की तरह उससे बात करने में मगन हो गई थी। लाला, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। मुझे अम्मा साई ने इस बारे में बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं फौरन आपसे मिलने के लिए आप क्या, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। काशिफ अरहाम के गले लगते हुए उसे मुबारकबाद देने लगा। अरहाम ने भी उसे गले लगाया था और उसकी मुबारकबाद वसूल की थी। आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अच्छा हुआ कि अम्मा साई ने बता दिया और मैं आज ही हवेली पहुंच गया, वरना मैं तो कल का फंक्शन मिस कर देता। कल हवेली में बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है। उसी फंक्शन में ही सरदार सिराज ने अपने पोते को सरदारी के ओहदे पर फाइज करना था। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा तुम अपने किसी जरूरी काम की वजह से गए हो, तो तुम्हें डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अरे लाला, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए बड़ा आपसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? अच्छा छोड़े इन सब बातों को। मैंने इस खुशी में आपके लिए एक पार्टी रखी है। आज की रात का थोड़ा वक्त हमें भी दे दे। मेरे सारे दोस्त पहुंच चुके हैं, बस आपका ही इंतजार है, इसलिए मैं आपको खुद लेने के लिए आया हूँ। काशिफ, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है ऑफिस का। क्या यार लाला, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, इतने इंतजाम किए, और अब आप इनकार कर रहे हैं। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो। अरे नहीं, मैंने इनकार कब किया है? तुमने इतनी मोहब्बत से सब कुछ किया है तो भला मैं कैसे ना आऊंगा? लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम देखना है। ठीक है लाला, कोई बात नहीं, 1 घंटा भी काफी होगा। बस आप आ जाए, चाहे 10 मिनट के लिए ही आए। काशिफ दोबारा से अरहाम के गले लगा था। थैंक यू सो मच लाला, आपने मेरी बात मान ली। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाए। मैं नीचे ही बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर दोनों ही साथ निकलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माशाल्लाह, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। दोनों भाई कितने ही खुश लग रहे हैं। इशरत बेगम आगे बढ़ी और दोनों को ही प्यार करने लगी। अरहाम तो आज इन्हें देखकर ही हैरान था। अरे अरहाम बेटा, इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूं ना। जी चाची जान, चले भाई, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। वो दोनों हवेली से निकल गए थे और उनका रुख डेरे की तरफ था, जहां पर काशिफ ने अरहाम के लिए पार्टी का अरेंजमेंट किया था। सब कुछ बहुत अच्छा था।
काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अरे लाला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ ना। और भाई की खुशी में भाई खुश नहीं होगा तो फिर किसकी खुशी में होगा? अच्छा चलो ठीक है, अब तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, और मुझे ऑफिस का एक बहुत ज़रूरी काम करना है, इसलिए मैं निकलता हूँ। जी लाला, आप कहे तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों को वक्त दो, मैं चला जाऊंगा। अरहाम जब वहां से निकला, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका सर भी भारी भारी हो रहा था, आंखों में अजीब सी नींद उतर रही थी। ऐसा तो कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ। जैसे तैसे करके वो गाड़ी चलाकर घर पहुंचा और आते ही अपने कमरे में बंद हो गया। अरे चांदनी, कहाँ जा रही हो? तुम इधर आओ, मेरी बात सुन। चांदी तो सोने की तैयारी कर रही थी, किचन में अपने लिए पानी लेने आई, जब वहां पर इशरत बेगम पहले से ही मौजूद थी। जी मामानी जान, और हम अभी बाहर से आया है, काशिफ के साथ क्या हुआ था। काशिफ ने उसके लिए एक पार्टी जो रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया। कह रहा था कि मेरे सर में दर्द है, मुझे चाय बनाकर दे दे। मैंने चाय बना दी है, लेकिन तुम्हारे मामू मुझे बुला रहे हैं, शायद कोई जरूरी बात है। तुम ऐसा करो कि चाय अरहाम को दे आओ, जाओ शाबाश। चांदनी को उनका इतना नरम रवैया देखकर ही हैरत हुई थी, लेकिन उनके रवैये को नजरअंदाज करते उसने चाय का कप पकड़ लिया था और अरहाम के कमरे की जानिब चल पड़ी। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने को मंजर देख उसे काफी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि सामने अरहाम अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर बैठा था और अपना सर पीछे सोफे के साथ लगाया था। जब वो चांदनी को देख भी नहीं पाया था। उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्या मैं यहीं से वापस चली जाऊं? लेकिन नहीं, मानी जान ने बताया था कि उनके सर में शदीद दर्द है। मैं चाय दिए बगैर चली गई कि उनकी सर का दर्द कैसे ठीक होगा? मुलाजिम भी सब जा चुके हैं, तो फिर इन्हें चाय देने कौन आएगा? अब अगर आ ही गई हूं तो हिम्मत करके चाय रख कर ही चली जाती। अपनी तरह से वो सब कुछ सोचकर चांदनी आगे बढ़ी थी। अरहाम, चाय ले ले। अपने पास से किसी की आवाज सुनकर अरहाम फौरन सीधा हुआ, और इससे पहले कि चांदनी चाय टेबल पर रखकर वहां से जाती, अरहाम ने हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ ना। अरहाम इतना कहकर उस पर झुका था कि आप क्या कर रहे हैं अरहाम? प्लीज छोड़े, मुझे क्या हो गया आपको? चुप, चुप रहो, कुछ मत कहो। अरहाम ने सख्ती से उसके चेहरे पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर दोबारा से चुप किया, जब चांदनी अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन अरहाम उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। चांदनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरहाम उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। चांदनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो भला कैसे अरहाम जैसे मर्द का मुकाबला कर सकती थी? कोई यहाँ उसकी मदद के लिए नहीं आया था, और ना ही उस शख्स को उस पर रहम आया था जिसे वो अपना समझती थी, जिसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था, लेकिन आज खुद उसे तकलीफ दे रहा था, और वो भी ऐसी तकलीफ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अरहाम पूरी रात अपनी मनमानियां करता रहा, उसे कुछ भी होश नहीं था कि किसके साथ क्या कर रहा है। चांदनी बेबस मजबूर बनी पूरी रात उसकी शिद्दतों को सहती रही। आज वो टूट गई थी, उसका मान टूट गया था, उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। हर रिश्ते से, यहाँ तक कि मोहब्बत से भी उसका एतबार उठ गया था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर आप अपने लाडले पोते को सजा नहीं देंगे तो फिर ये आपकी नाइंसाफी होगी बाबा जान। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी भी चांदनी और हरम पसंद नहीं रही है, और इनका इस हवेली में रहना भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत के दर्द को समझ सकती हूँ। चांदनी के साथ जो कुछ भी हुआ, अरहाम ने किया, वो नाकाबिले माफी है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। इशरत बेगम को तो मौका मिल गया था, वो जो चाहती यही थी कि किसी तरह से अरहाम के खिलाफ उन्हें कोई बात मिले और वो इसको इस्तेमाल करते उसके खिलाफ बोले। सब लोग बड़े से हॉल से कमरे में जमा थे। दादा जान सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए थे, बाकी सब भी वहीं मौजूद थे, जबकि हरम बेगम चांदनी को अपने साथ लगाए कोने में बैठी हुई थी, जो कि मुसलसल रोने में मसरूफ थी। अरहाम भी वहीं मौजूद था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, वो कैसे खुद पर कंट्रोल खो सकता है। ये जो कुछ भी हुआ था उसने जानबूझकर नहीं किया था,
वो सबको बताना चाहता था कि रात को कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं था। और ये सब कुछ हो गया, वरना वो कभी भी चांदनी के साथ ये सब कुछ करने का सोच भी नहीं सकता था। बल्कि चांदनी क्या, वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ ये सब करने से पहले मरना पसंद करता। मगर यहाँ पर तो सच उसी को माना जाता है जो दिखाई दे रहा है, और हकीकत यही थी कि अरहाम ने चांदनी का रेप किया था। अब्बा जान, आप अपनी इस पोते को सरदारी सौंपना चाहते हैं जिसने घर की इज्जत नीलाम कर दी? और अगर ये सरदार बन गया तो इस इलाके में कोई भी लड़की महफूज नहीं रहेगी। सारी जिंदगी आप मुझे मेरे बेटे के नकम्मे होने के ताने देते रहे, लेकिन मेरा बेटा जैसा भी है कम से कम उसने घर की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वो बचपन से चांदनी के साथ इस घर में रह रहा है, लेकिन कभी भी उसने चांदनी के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा जो आपके लाडले ने हरकत की है। दादा जान खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। अब्बा जान, अब आप खामोश होने का वक्त नहीं है, बल्कि फैसला करने का वक्त है। अरहाम, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सब कुछ सबके सामने है। अब तुम इस बात से मुकर भी नहीं सकते कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अपने ही घर की इज्जत को नीलाम किया है, और इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। तुम्हारी सजा हरम और चांदनी ही तय करेंगे। वो तुम्हें जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। दादा जान अपना फैसला सुनाकर चुप हो गए थे, जबकि आराम सर झुकाकर बैठा था। बोलो चांदनी बेटा, तुम अपने मुजरिम को क्या सजा देना चाहती हो? हरम, तुम बताओ, तुम अपनी बेटी के मुजरिम को क्या सजा देना चाहते हो? अब्बा जान, मैं मजबूर माँ किसी को क्या सजा दूंगी? मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। आपको जो भी फैसला करना है आप कर सकते हैं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अरहाम ने कर्ब और अजियत से अपनी फूफो की जाने देखा था, जो अपनी जान से ज्यादा भी उसे प्यारी थी। उनकी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प जाता था, और आज उनकी वजह से उस कदर अजियत में थी। चांदनी बेटा, तुम बताओ। दादा जान, इनसे कहे कि यहाँ से चले जाए। मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहती, और दोबारा कभी मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं इनसे शदीद नफरत करती हूँ। प्लीज इनसे कहें कि मेरी आंखों के सामने से चले जाए, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। चांदनी ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी। हरम बेगम भी उसके पीछे ही चली गई थी। अरहाम, आज से तुम्हारा इस हवेली और इस हवेली वालों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब दोबारा कभी पलट कर यहाँ मत आना। दादा जान अपना फैसला सुनाकर चले गए थे। अरहाम बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि इस मर्तबा काम पक्का करूंगी। देखा कैसे मैंने इस अरहाम को रास्ते से हटाया। ना सिर्फ हवेली से, बल्कि बाबा जान ने तो उसे जायदाद से ही आग कर दिया। अब सब कुछ हमारे बेटे का है, ये घर भी, ये हवेली भी, और ये सरदारी भी। इशरत बेगम की खुशी की इंतहा न थी। क्या मतलब इस बात का? मुराद साहब को इसकी बात समझ ही नहीं थी। कुछ नहीं, अब छोड़े, बस खुशी मनाए। काशिफ को यहाँ की सरदारी मिल गई है। अरहाम को गए हुए 1 महीना हो चुका था। दादा जान अपने कमरे तक महदूद होकर रह गए थे। ना तो वो हवेली के मामलात में कुछ कहते, और ना ही किसी से मिलते थे। हवेली के मामलात इशरत बेगम ने संभाल लिए थे, और बाकी के सारे मामलात काशिफ और मुराद साहब ने। हरम और चांदनी भी अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। चांदनी, तुम्हें जाना होगा अरहाम के साथ, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हरम बेगम फैसला सुनाती हुई बोली, आप मुझे मार दे माँ साहब, मैं उसके साथ रुखसत नहीं हो सकती। वो कातिल है। मेरी मासूमियत का, कम उम्री की मोहब्बत का फायदा उठाया उसने। मैं कभी नहीं भूल सकती वो सब। चांदनी सुरख चेहरा लिए गोराई थी। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहो तो 2 करोड़ बढ़ दो और आजाद हो जाओ। और हिसाब का पक्का है, किसी तोड़ भी नहीं छोड़ेगा। हरम बेगम उसकी अटल अरादों से आगाह करती जाने लगी कि नजर सर्द नजरों वाले अरहाम से टकराई। चांदनी ने 1 हफ्ता पहले ही किसी शख्स से निकाह किया था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसके दादा जान काफी बीमार थे और शहर के अस्पताल में थे। जब काशिफ ने और इशरत बेगम ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मुराद इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं थे। जब भी चांदनी ने बिना कुछ कहे, सोचे समझे बिना कुछ जाने एक शख्स से निकाह का फैसला कर लिया था, जिसे वो जानती तक न थी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। उस शख्स का कहना था कि चांदनी को 2 साल तक
इस रिश्ते को निभाना होगा। चांदनी खामोशी से मान गई। और इस वक्त वो ये भी नहीं जानती थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरहाम है। मगर इस बात का अंदाजा इसे अब हुआ था। और अरहाम उसे लेने हवेली आया था तो जाने से इनकार कर रही थी। ये सोचते ही वो गुस्से से पागल हो गई थी कि वो शख्स जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का किया था वो कोई और नहीं बल्कि अरहाम था। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वो शख्स आप है तो मैं कभी भी ये निकाह ना करती। अभी इसी वक्त इस निकाह को खत्म करके मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम 2 करोड़ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता। और अगर तुम 2 करोड़ नहीं दे सकती तो 2 सालों के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना होगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरहाम अपनी बात कहकर वहां रुका नहीं था बल्कि अपना जरूरी सामान लेने के लिए अपने कमरे में चला गया। अम्मा साई, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन इस शख्स के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी। चांदनी किचन की तरफ भागी थी। हरम बेगम भी उसके पीछे ही थी। चांदनी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना। और कुछ ना सही तो अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। रुक जाओ मेरी बच्ची, ऐसा कुछ मत करो। नहीं अम्मा साई, मुझे मर जाने दे। मुझे तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था जब इस शख्स ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। चांदनी छुरी उठाकर अपनी कलाई पर चलाने ही वाली थी जब किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी में क्या है मरने की? पहले मेरे साथ हिसाब तो बराबर कर लो। जब तक तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर देती तुम अपनी जान भी नहीं ले सकती। और दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरहाम ने छुरी उसके हाथ से खींचकर दूर फेंकी थी। आपसे बुरा वैसे भी कोई है भी नहीं और ना ही होगा। ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ। अब अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे बता कि तुमने क्या फैसला किया है। मेरे 2 करोड़ मुझे दे रही हो या फिर मेरे साथ चल रही हो? चांद ने बिना कोई जवाब दिए खामोशी से वहां से चली गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरी बच्ची। मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आखिरकार चांदनी अरहाम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हरम बेगम अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए आई हुई थी और उसे अपना ख्याल रखने का कह रही थी। उनकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अब अपनी इकलौती और लाडली बेटी को इस तरह रुखसत करेंगी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। अपनी माँ से मिलकर चांदनी गाड़ी में आकर बैठ गई थी और अरहाम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरहाम उसे अपने शहर वाले घर में ले आया था। उन दोनों को यहाँ आए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन चांदनी ने अरहाम से कोई बात नहीं की थी। वो अलग कमरे में रहती थी और पूरा दिन कमरे में ही गुजार देती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर इस घर में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ रहूंगी और आप जो चाहेंगे वो करेंगे। अरहाम को अपने कमरे में देख चांदनी को फिर से गुस्सा आने लगा था। चांदनी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं? बात बात करने के हमारे बीच क्या कुछ बाकी रहा है? बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। चांदनी, 1 मिनट में मेरी बात तो सुनो। देखो, जो कुछ भी तब हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कसूरवार समझती हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कहा? आपकी गलती नहीं थी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी? वाकई गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने आप पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, आपसे मोहब्बत की। मेरी यही गलती थी जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। और क्या कहा? आपको एक मौका दो? उस वक्त क्यों आपको मैं नजर ना आई जब मैं रोती रही, आपकी मिन्नत करती रही? लेकिन आपने अभी क्या कहा? अब सब कुछ ठीक कर देंगे? तो बताएं, कैसे ठीक करेंगे आप? क्या आप मेरी इज्जत वापस ला सकते हैं? बताएं मुझे। मेरी अम्मा साई के साथ जो जुल्म हुआ, क्या उसका मदावा हो सकता है? मैंने और मेरी माँ ने जो तकलीफ बर्दाश्त की, उसका अजाला हो सकता है? मेरी मासूमियत खत्म होगी, मेरी जिंदगी तबाह होगी, क्या इस सब का अजाला हो सकता है? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा?
कुछ भी ठीक नहीं होगा और ये सब कुछ बिगाड़ने वाले आप खुद हैं। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। इतनी नफरत कि मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। चले जाएं मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अरहाम जानता था कि चांदनी इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि इसका रद्देमल इतना शदीद होगा। उसे तो वो कोई पागल लड़की लग रही थी, कोई जिनोनी जो बस दीवानों की तरह बोले जा रही थी। अरहाम को अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी हुआ था उसे चांदनी के जहन पर कितना बड़ा असर डाला था। लेकिन आज उसकी हालत देख उसे एक मर्तबा फिर खुद पर गुस्सा आया था। बिना कुछ कहे खामोशी से कमरे से निकल गया, मगर अपने पीछे से चांदनी की सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद अरहान और चांदनी में कोई बात नहीं थी। अरहान खुद भी उससे दूर रहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से चांदनी को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि वो पहले भी उसे बहुत तकलीफ दे चुका था। उसने तो ये निकाह भी इस तकलीफ का अजाला करने के लिए किया था, चांदनी को अपना नाम देने के लिए किया था, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन वो तो उसके साथ रहते हुए ज्यादा तकलीफ में थी, और यही बात अरहाम को लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चांदनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दूर रहें मुझसे। अरहाम कल रात से देख रहा था कि चांदनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका वहम है। मगर आज सुबह किचन में नाश्ता बनाते हुए भी चांदनी ने अपना सर थाम रखा था। जब अचानक से वो गिरने लगी, इससे पहले कि वो गिरती, अरहाम किचन में आ गया था और इसे देखते ही उसकी फौरन उसकी तरफ बढ़ा और गिरने से पहले ही थाम चुका था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल लड़की? ये कौन सा तरीका होता है? नाराजगी अपनी जगह, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करो। मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं बस इस जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता। चलो उठो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने से बुखार से मैं मर नहीं जाऊंगी। जो लड़की आप जैसी इंसान की दरिंदगी सहने के बावजूद भी जिंदा रह सकती है, इतने से बुखार से उसको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बस कर दो चांदनी, बहुत हुआ। मैं तुमसे नरमी से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा और तुम वो बोलती चली जाओगी। क्यों, बुरा लग रहा है अपने बारे में ये सब सुनकर? मैंने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या नहीं है आप रेपिस्ट? चांदनी, बस। गुस्से में अरहाम का हाथ उठ गया था और एक जोरदार थप्पड़ चांदनी के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो जो पहले ही अपने दुखते सर को संभालते हुए किचन में मौजूद थी, अरहाम का थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो वही नीचे गिर गई और अरहाम को लगा अभी वो खुद भी उठ जाएगी। लेकिन जब थोड़ी देर इसी तरह गुजरी और इसी तरह वो जमीन पर पड़ी रही, तो अरहाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसीलिए उसने फौरन से उसे नीचे बैठ के चांदनी को जमीन से उठाया। तो ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसके सर से खून बह रहा था। नीचे गिरने की वजह से टेबल का कोना शायद उसके सर पर लगा था। अरहाम तो उसकी ये हालत देखकर जैसे खुद भी पागल हो गया। वो जल्दी से चांदनी को उठाकर अपने कमरे में लाया और उसे बिस्तर पर लेटाते उसने डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चांदनी की पट्टी करके जा चुकी थी और दवाई भी दे गई थी। अरहाम उसके पास ही कमरे में बैठा हुआ था और उसके उठने का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बाद कहीं जाकर उसकी आंखें खोली थी और वो उठकर बैठ गई। अरहाम उसे उठता हुआ देख उसके पास आकर बैठ गया था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना ज्यादा? दर्द देने वाले को ये नहीं पूछना चाहिए कि दर्द कितना है। चांदनी ने बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद हरगिज भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था, लेकिन जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए थे ना, तो सुनकर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। कब मेरा हाथ उठ गया मुझे पता ही नहीं चला। अरहाम वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वाकई आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ कोई गलत और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे? मैंने वही कहा जो आपने किया। उस वक्त ये सब कुछ करते आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, और आज आपको ये अल्फाज अपने लिए गैर मुनासिब लगते हैं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, पर मैं उस शख्स को बहुत जल्दी बेनकाब भी करूंगा।
मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितनी सारे वाकयात से अनजान तुम थी ना, उतना ही मैं भी था। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो गलत मेरे साथ भी हुआ है। दादा जान जो हमेशा मुझे अपना फख्र कहते थे, किस तरह उन्होंने मुझसे अपना चेहरा फेर लिया। क्या तुम मेरी तकलीफ को समझ सकती हो? तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि इस वाकये के बाद सिर्फ तुम तकलीफ में हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूं। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे कसूरवार समझती हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करने जरूर आऊंगा। तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो अपनी तैयारी कर लो। मैं आज शाम को ही तुम्हें हवेली वापस छुड़ाऊंगा। अरहाम अपनी बात कहकर वहां से उठा था और बाहर की जानिब चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो दोबारा से वापस बैठा। अपना ख्याल रखना और ये दवा टाइम पर ले लेना। ये कहते हुए वो मजीद वहां नहीं रुका और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे चांदनी हैरत से उसका ये रूप देख रही थी। उसकी आंखों में वाकई में चांदनी को एक तकलीफ, एक कर्ब दिखाई दिया था। मान टूटने की तकलीफ, कुछ खो जाने की तकलीफ। तो क्या वो सच में सच कह रहा था? क्या वाकई में वो किसी साजिश का शिकार हुआ था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनकी कितनी मिन्नतें की थी, उन्हें एक बार भी मुझ पर तरस दिखाया। वो जालिम है, झूठे है, धोखेबाज है, रेपिस्ट है, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना ही उन्हें भूलने दूंगी। चांदनी दुखते सर के साथ बिस्तर से उठी थी और उसने अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। आराम उसे हवेली वापस छोड़ आया था और यहाँ उसे अपने साथ लाने का उसका मकसद भी यही था कि वो चांदनी से बात करेगा, उसे समझाएगा, अपने और उसके दरमियान की गलत फहमी को दूर करेगा। लेकिन चांदनी का रवैया हर गुजरते दिन के साथ बुरे से बुरा होता जा रहा था। अरहाम समझ चुका था कि वो कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए उसने उसे वापस भेजना ही बेहतर समझा था। और अब उसे सोच लिया था कि वो पूरी तैयारी के साथ आएगा और सारे सबूत लेकर जाएगा ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे अगर फर्क पड़ता था तो चांदनी से पड़ता था, जो उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, और अपने दादा जान से पड़ता था, जिनकी आंखों में हमेशा उसने अपने लिए मान देखा था। उसे दौलत जायदाद से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन वो अपना खोया हुआ मान वापस पाना चाहता था। मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में? मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होता कि मुझे उनसे नफरत है। नफरत करती हूँ मैं उनसे। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे और अम्मा साई को कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। फिर भी ये दिल क्यों उनके लिए फिक्रमंद होता है? क्यों क्यों उनके बारे में सोचता है? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर कोई और मुझसे ये कहता तो मैं कभी भी उसकी बात पर भरोसा ना करती, लेकिन जो कुछ खुद उन्होंने मेरे साथ किया है, मैं कैसे इस बात को फरामोश कर दूं? कैसे इस बात को नजरअंदाज कर दूं? चांदनी जब से वहां से वापस आई थी, उसे एक एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार अरहाम का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता था और वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगती थी। क्या सोच रही हो मेरी जान? जब से वहां से होकर आई हो, इसी तरह गुमसुम रहने लगी हो। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? क्या अरहाम ने तुम्हें वहां कुछ कहा था? हरम बेगम जो हर वक्त अपनी बेटी के लिए परेशान रहती थी, इस वक्त उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके बालों में हाथ फेरती नरमी से उससे पूछ रही थी, नहीं अम्मा साई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? जब से तुम वहां से आई हो, उलझी उलझी सी लग रही हो। अपनी अम्मा को भी नहीं बताओगी तो क्या बात है? चांदनी अब उठकर उनके सामने बैठ गई थी। अम्मा, वो कहते हैं कि वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। उनके साथ भी धोखा हुआ है और उन्हें फंसाया गया है। जितनी ज्यादती मेरे साथ हुई है ना, उतनी नाइंसाफी उनके साथ भी हुई है। जो नजर आ रहा है वो पूरा सच नहीं है अम्मा। आखिर सच क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। मेरा दिल ये मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होता कि वो मेरे मुजरिम है। अम्मा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी जान, तुम सब्र करो और इंतजार करो। वक्त हर चीज का अजाला कर देता है और हर चीज की हकीकत सामने ले आता है। अगर अरहाम वाकई में सच्चा है तो अल्लाह ताला उसकी बेगुनाही जरूर सबके सामने ले आएंगे। तुम बस उस वक्त का इंतजार करो और अल्लाह से दुआ करो कि जो भी हो, तुम दोनों के हक में बेहतर हो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हवेली में कदम रखने की? दादा जान ने खुद तुम्हें इस हवेली से निकाला था, भूल गए? उन्होंने तुम्हें अपनी जायदाद से भी आग कर दिया, तो फिर अब किस नाते और किस मुंह से यहाँ आए हो? अरहाम, जिसने कहा था कि वो ठीक 1 महीने बाद आएगा, और वो अपनी बात का पक्का निकला था। ठीक 1 महीने बाद वो हवेली वापस आया था। जब उसे देखते ही काशिफ भड़क उठा। इतनी भी क्या जल्दी है छोटे भाई मुझे यहाँ से भेजने की? अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, चला जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने दो। वो कर लो। कौन सा काम? तुम अपना सामान पिछली मर्तबा जब आए थे तो ले गए थे, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इशरत बेगम भी आगे बढ़ी थी। मेरी प्यारी चची जान, मेरा यहाँ पर क्या कुछ है और क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? अब ये कौन सी नई चाल चलने के लिए यहाँ आए हो? पहले क्या तुमने कम हवेली वालों की रुसवाई की है, जो अब कोई नया तमाशा लगाने आए हो? चचा जान, आप तो खामोश ही रहे। मैं तो इस तमाशे का इंजाम तक पहुंचाने आया हूँ, जो आपकी बीवी और आपके बेटे ने लगाया था। अरहाम की बात सुनकर इशरत बेगम और काशिफ का तो रंग उड़ गया था। ये क्या कह रहे हो? तुम कौन सा तमाशा हमने लगाया? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ पता चल जाएगा। दादाजान भी सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ गए थे और हॉल नुमा कमरे में घर के सभी लोग मौजूद थे। अरहाम ने सारे सबूत दादा के सामने पेश किए थे। दादाजान, मैं मानता हूँ कि उस रात मुझसे गलती हुई और जो कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके पीछे कसूरवार कोई और है, और ये सब कुछ चच्ची जान और काशिफ ने मिलकर किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस इलाके का नया सरदार बनूं, और बस वो किसी भी तरह कुछ भी करके मुझे यहाँ से हटाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने घटिया खेल खेला, और अब इसमें घटिया खेल में चांदनी का इस्तेमाल किया। उस रात जब मैं काशिफ के साथ उस पार्टी में गया था, तो इसने मेरे लिए रखी थी जहाँ, वहां पर वापसी पर उसने मुझे जूस पिलाया था। उस जूस में उसने ऐसी दवा मिलाई थी कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है, और एक समझदार बाशूर इंसान भी वैशी बन जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, और ऊपर से चची जान ने जानबूझकर उस रात चांदनी को मेरे कमरे में भेजा, चाय देने के लिए, जबकि मैंने तो उनसे चाय मांगी ही नहीं थी। ये सब उनकी प्लानिंग थी कि मैंने चांदनी को देखते ही अपना कंट्रोल खो दूंगा, और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब उनकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। इशरत बेगम और काशिफ तो हका बका एक दूसरे को देख रहे थे। ये सब कुछ झूठ है पापा से, ये इल्जाम लगा रहा है हम पर, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बदकिरदारी को छुपाने के लिए, कि ये मुझ पर और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। बस कर दे चची जान, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। ये सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है। ये सारी हवेली की रिकॉर्डिंग, जब आपने जानबूझकर चांदनी को मेरे कमरे में भेजा था, जब आप काशिफ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ की घटिया प्लान बना रही थी, सब इसमें मौजूद है। और ये डेरे की रिकॉर्डिंग उस दिन की है जिस दिन काशिफ ने मेरे लिए पार्टी रखी थी, और उसमें बासानी में देखा जा सकता है कि किस तरह काशिफ जूस में दवाई मिलाकर मेरे पास लाया था, और इसे जबरदस्ती मुझे वो जूस पिलाया था। और अब आप खुद ही अपना जुर्म कबूल करेंगे, या उसके लिए मुझे कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? बाबा साईं, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, बस जाने अनजाने में गलती हो गई। आपको अल्लाह का वास्ते हमें माफ कर दे। इशरत और काशिफ को जब लगा कि उन दोनों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो वो दोनों ही सरदार सिराज के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगे थे। हम चांदनी से भी माफी मांग लेंगे, अरहाम से भी माफी मांगेंगे, बस आप हमें माफ कर दे। सारी हकीकत जानकर चांदनी के तो पैरों के नीचे से ही जमीन निकल गई थी। उसका दिल ठीक कहता था कि अरहाम वाकई उसका मुजरिम भी था, लेकिन उसने उसे क्या कुछ नहीं कहा था, और वो बेकसूर होते हुए भी उसकी हर बात को सहता गया, जबकि ज्यादती तो अरहाम के साथ भी हुई थी। सबके सामने उसे रुस्वा किया गया था, उसके किरदार पर उंगली उठाई गई थी। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है और नाकाबिले माफी है। तुम लोगों ने ना सिर्फ एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, बगैर बल्कि तुम लोगों की वजह से एक ऐसा गुनाह हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी मासूम बच्ची के दामन पर और इसके किरदार पर जो दाग लगा है,
तुम लोगों की वजह से। उसके लिए मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने आराम के साथ किया था। इसे जायदाद से आग कर दिया था और हवेली से निकाल दिया था। अब जबकि वो बेकसूर साबित हो गया है और कसूरवार तुम लोग हो, तो इसी सजा के मुस्तहिक हो तुम लोग भी। काशिफ को मैंने अपनी सारी जायदाद से आग किया और इसे सरदारी का ओहदा भी वापस लेता हूँ। और आज से तुम लोगों का इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं। जिन लोगों ने इस हवेली की इज्जत को नीलाम किया, वो इस हवेली में रहने के हकदार नहीं है। तुम दोनों अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। शाम तक तुम दोनों में से कोई भी मुझे यहाँ पर दिखाई न दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादा जान, प्लीज एक मौका दे दे, माफ कर दे। अरहाम भाई, आप कहना कि हमें माफ कर दे। चांदनी, तुम भी कहो हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दे। इशरत और काशिफ दोनों कभी अरहाम के कदमों में गिरते तो कभी चांदनी के, लेकिन कोई भी उन्हें माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग उनसे चेहरा मोड़कर अपने अपने कमरों में चले गए थे। क्या कहा था मैंने तुमसे, कितना समझाया था कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि जिसकी वजह से इस हवेली में रहने से भी जाए। वही हुआ जिसका डर था। अपनी बेवकूफी कूफी की वजह से ये घर और ये जायदाद, इसमें थोड़ा बहुत जो हिस्सा था ना, वो भी गया। अब कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे हम लोग। कितने ऐश और सुकून से इस हवेली में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नहीं, तुम माँ बेटे पर तो सरदारी लेने का जुनून सवार था। ले ली सरदारी, हो गया शौक पूरा। सारी जिंदगी इशरत बेगम तुमने इस हवेली में ऐश की गुजारी है। किसी ने तुम्हें किस चीज के लिए रोक टोक नहीं की, लेकिन तुम्हें, तुम्हें तो ऐश की जिंदगी भी हजम ना हो। जरूरत क्या थी इतना घटिया खेल खेलने की? और अब जो तुम लोगों ने किया है ना, उसकी सजा भी तुम दोनों ही भुगतो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। मुराद, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपको दी है। आप कैसे मुझे और काशिफ को यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ तो क्या करूं? तुम लोगों की गलती के साथ सजा खुद भी भुगतूं और ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से तुम लोगों के साथ चल पड़ो और वहां जाकर दर दर की ठोकरें खाऊं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। और गलती तुम दोनों ने की है तो सजा भी भुगतो। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। इशरत बेगम तो अपने शौहर के तेवर देखकर ही हैरान थी। जिसके शौहर को हर गलती बात पर उन्होंने उसका साथ दिया था, आज वही शौहर उन्हें अकेला छोड़कर एक तरफ हो गया था। और आज इशरत बेगम को ये बात समझ आ गई थी कि दौलत के सामने कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। वो दोनों हवेली से जा चुके थे क्योंकि जानते थे कि अगर यहाँ रहे तो सरदार सराज के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये भी अच्छा था कि उन्होंने उनको इतनी आसानी से जाने की इजाजत दे दी थी। बेटा, कब तक इस तरह बैठी रहोगी? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। किस्मत ने यही लिखा था। अब तो अरहाम की बेगुनाही भी साबित हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। कब तक, कब तक इस तरह तुम लोग अलग अलग जिंदगी गुजारोगे? वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। वो मुझे उन सब के लिए माफ नहीं करेंगे। मैं अरहाम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी तुम्हें इस बात की सजा नहीं देगा। वो सिर्फ इस वजह से दूर है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती। अगर तुम अपनी रजामंदी जाहिर करोगी तो मुझे यकीन है कि वो भी इसमें तुम्हारा साथ देगा। अम्मा जाई, क्या आपको वाकई लगता है कि वो मेरा साथ चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उसने तुमसे निकाह किया था, तुम्हें इज्जत और तहफ्फुज देने के लिए। अब तुम भी पुरानी सारी बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। आज हवेली में जश्न का समा था क्योंकि आज अरहाम सरदार के ओहदे पर फाइज हुआ था। सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। दादाजान की खुशी की भी कोई इंतहा न थी। उनका पोता, उनका गुरूर जो वापस लौट आया था। उन्हें तो पहले ही अरहाम पर यकीन था, लेकिन सबको दिखाने के लिए उन्होंने उसे सजा सुनाई थी। लेकिन वो जानते थे कि अरहाम बहुत जल्द असल मुजरिमों को सामने ले आएगा। पूरा दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजरा। जब रात को वो थका हारा अपने कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर वो हैरान हो गया। सामने ही चांदनी सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छे तरीके से तैयार होकर उसके इंतजार में खड़ी थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद वो किसी गलत कमरे में आ गया है, लेकिन ये कमरा तो उसी का था। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों? क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती क्या? ऐसे भी ये कमरा मेरा भी है। अच्छा, तो बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरहाम,
मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैंने भी सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आप प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दें। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ जीना चाहती हूँ। मेरी जान, मैंने तुम्हें इसी दिन माफ कर दिया था, लेकिन सिर्फ तुमसे इसलिए दूर था कि शायद तुम मेरा साथ नहीं चाहती। लेकिन अब जबकि तुम खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो, तो भला मुझे इस बात पर कोई इतराज क्यों होगा? अरहाम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया था। चांदनी ने भी पुरानी सारी बातें भूलकर अरहाम को थाम लिया था। आज वो दोनों खुश थे और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे।